वेलकम एवरीवन। इंटीग्रल कैलकुलस को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज इसके एक और यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन, या उसी को कहते हैं चापकलन। तो सबसे पहले चापकलन होता क्या है वो आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि समतल वक्र के दो बिंदुओं के बीच चाप या कोई भी आर्क है, उसकी लंबाई ज्ञात करने की जो विधि होती है उसको हम कहते हैं चापकलन। तो अब ये तो डेफिनेशन हो गई कि किसी भी कर्व की लेंथ, किसी पर्टिकुलर पार्ट की लेंथ अगर हमको निकालनी है किसी कर्व की, तो वो लेंथ है, या एक कंप्लीट लेंथ अगर किसी भी कर्व की निकालनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो रेक्टिफिकेशन है। अब वो मेथड यूज़ करने के कई तरीके हैं, कुछ फार्मूलाज हैं कि हम किस तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए जो हमारा कंसेप्ट यूज़ होगा थोड़ा सा, वो हमने एक डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर एक यूनिट पढ़ी थी जिसका नाम था चाप का अवकलज या डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क। वो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है पहले। तो वो यूनिट का जो कंसेप्ट है वही हमारा यहाँ रेक्टिफिकेशन के अंदर यूज़ होगा। तो पहले तो हम फार्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ेगी रेक्टिफिकेशन निकालने के लिए। तो किसी भी कर्व की पर्टिकुलर चाप की लंबाई चाहिए या कंप्लीट लेंथ चाहिए किसी भी कर्व की, तो उसके लिए हम रेक्टिफिकेशन का यूज़ करते हैं। अब जो इक्वेशन होगी कर्व की इक्वेशन हमको कई टाइप से मिल सकती है, वो हम जानते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है जो y बराबर fx की फॉर्म में होती है, तो हम ये जो कंसेप्ट है ये अब वहाँ डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कंसेप्ट है, जहाँ पे हमने डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क में एक चैप्टर पढ़ा था, जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ आर्क निकालने के कुछ फार्मूलाज थे। ये फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ आर्क निकालने का है कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है तो डेरिवेटिव ऑफ आर्क, जहाँ s जो है ये स्मॉल s, ये आर्क की लंबाई को शो करता है कि तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, इस आर्क का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, उसका कार्टेशियन फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो होता है √1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का कंसेप्ट है। अब उसी कंसेप्ट का हम यूज़ यहाँ कैसे करेंगे कि डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला तो ये है, अगर चाप का जो डेरिवेटिव है वो इस फॉर्मूले से हमको मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ से इसका डेरिवेटिव हटा दें तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे s, और ये s जो है वो किसी भी चाप की लंबाई है, क्योंकि वहाँ पे चाप की लंबाई से ही रिलेटेड पूरा चैप्टर था। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ करेंगे कि ये ds बाई dx का जो मान है, ये मान हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले से मिलता है, और ये फॉर्मूला में जो यूज़ आ रहा है dy बाई dx का, वो हम इजीली गिवन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx हम यहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। जब ds बाई dx का मान आ जाएगा तो हम उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। ये जानते हैं हम कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव को जब भी हटाना होता है तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, या किसी भी फंक्शन से अगर इंटीग्रेशन हटाना है तो हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। दोनों वाइस वर्सा रिजल्ट है ये, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं हम डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को इस टाइप से। तो यहाँ से हमको ये इसका डेरिवेटिव हटाना है तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ s बचेगा, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी a टू b। ये लिमिट किसकी है? जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है। ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए भी आपको याद रखना है, या जिस भी फॉर्म के लिए हम बात करेंगे इक्वेशन में, वहाँ सब के रेस्पेक्ट में इसी तरह होगा। जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा उसी रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन होगा और उसी की लिमिट अप्लाई होगी। ठीक, ये कार्टेशियन की बात हो गई। अगर कार्टेशियन में ही इक्वेशन अगर y बराबर fx की बजाय x बराबर fy में लिखी हुई है, तो ये भी वहाँ पे फॉर्मूला था डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क में, कि वहाँ पे क्या चेंज होता है कि ये जो dy बाई dx है ये dx अपॉन dy बन जाता है।
सिमिलरली यहाँ पे हमने लिख दिया वो फार्मूला। तो ds अपॉन dy का फार्मूला बनता है √1 + dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। और उसी का सेम यहाँ की तरह हमने जो है अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे y की लिमिट्स के लिए तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी चाप की लंबाई की। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में मीन्स हमको अब ये भी याद नहीं रखना है। अगर देखा जाए तो हम याद क्या रख रहे हैं, चाप का अवकलज। चाप का अवकलज आपके याद है तो आप रेक्टिफिकेशन इजीली निकाल सकते हैं। उसके अलावा कुछ कंसेप्ट और यूज़ होंगे जिनकी बात हम चैप्टर के पहले फार्मूलाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे उनकी। तो ये तो हो गया कार्टेशियन के अंदर दो फार्मूले हो गए इसके कि अगर y बराबर fx इक्वेशन है तो ये वाला यूज़ करना है, और x बराबर fy इक्वेशन है तो जस्ट जो डेरिवेटिव है वो dx अपॉन dy बन जाएगा। ठीक है, अगर इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई है यानी कि जो x और y हैं वो दोनों ही किसी अदर वेरिएबल के फंक्शन हैं, यानी कि ये फंक्शन ऑफ t है और ये भी फंक्शन ऑफ t है, x और y दोनों ही। यहाँ पे ये फंक्शन f1 f2 भी लिख सकते हैं चेंज करने के लिए कि भाई ये कोई दूसरा फंक्शन है और ये कोई दूसरा फंक्शन है। तो अगर पैरामीट्रिक फॉर्म है इक्वेशन का तो हमको क्या करना है कि यहाँ पैरामीट्रिक फॉर्म में भी चाप का अवकलज हम जानते हैं कि चाप का अवकलज लिखते थे ds अपॉन dt बराबर √dx अपॉन dt का होल स्क्वायर और dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। जस्ट उसी का यूज़ किया है, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया और t की लिमिट्स अप्लाई कर दी। अब ये लिमिट्स कहाँ से आएंगी, इंटीग्रेशन हम किसके रेस्पेक्ट में अप्लाई करेंगे, वो सब चीज़ें हम क्वेश्चन में समझेंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ फार्मूलाज देखने हैं और याद करने हैं, और याद होने भी चाहिए, चाप के अवकलज में पढ़े हुए हैं पहले। ये इक्वेशन है पोलर फॉर्म की कि अगर r = f θ में इक्वेशन है तो हम ये यूज़ करेंगे, ये भी चाप के अवकलज का ही सिमिलरली वही फार्मूलाज हैं। आपको बस ये याद रखना है कि उस फार्मूले पे ये √r² + dr अपॉन dθ का होल स्क्वायर dθ ये है। इस पे यहाँ पे r = f θ में इक्वेशन है तो जो है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ r का आएगा वो ds अपॉन dθ आएगा, क्योंकि थीटा में इक्वेशन है तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे और थीटा की ही लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर वो पोलर इक्वेशन थीटा = fr में है यानी कि r का फंक्शन है तो हम उसको क्या करेंगे, तब हम ये वाला यूज़ करते हैं 1 + r dθ अपॉन dr होता है तो उसका स्क्वायर कर दिया 1 + r² dθ अपॉन dr का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में हो जाएगा और r की ही लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी। तो ये कुछ फार्मूलाज थे, ये बस हमारे यही काम आएंगे कि पोलर फॉर्म है या पैरामीट्रिक फॉर्म है या कार्टेशियन फॉर्म है। अगर जिस भी टाइप की इक्वेशन होगी हम उसी टाइप का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं रेक्टिफिकेशन निकालने के लिए। तो ये तो हो गए फार्मूलाज। इसके अलावा अब हम इसके बाद में इसके साथ ही एक टॉपिक और पढ़ते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन या नेस समीकरण। तो वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसके कंटिन्यू इसके साथ का ही सिमिलरली इसी के जैसा टॉपिक है। और चापकलन के जो क्वेश्चन है या रेक्टिफिकेशन के जो क्वेश्चन है उनके लिए सिर्फ आपको ये क्वेश्चंस जो ये फार्मूलाज हैं ये फार्मूलाज याद करने हैं। उसके अलावा जो किसी भी कर्व का ग्राफ किस तरह से बनता है वो आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि हम अलग अलग कर्व्स हमको मिलेंगे, इसमें उन कर्व्स का हमको चाप की लंबाई निकालनी है। अब किसी पर्टिकुलर पार्ट की निकालनी है तब तो हम कर्व से जो हमको लिमिट्स मिलेंगी वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, एक बार हम क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे कि जैसे ये पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला के इक्वेशन में यहाँ पे मान लो अभी पर्टिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है कि सिर्फ नाभिलंब तक जो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे तो हमको फिक्स दिया हुआ है कि इस पॉइंट तक ही निकालनी है चाप की लंबाई। लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि सिर्फ दिया है कि ये परवलय है। इस परवलय के क्वेश्चन में आपको डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा कि दिया हुआ है कि पैराबोला है x² = 4ay के शीर्ष से लेकर नाभिलंब तक। तो अब आपको ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट है कि किसी भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर किसी भी कर्व का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से ड्रॉ होता है,
किस तरह से उसके बेसिक कंसेप्ट हैं, किस तरह से उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या नाम किस किस तरह से चलते हैं। तो उसके जो आपके नॉलेज है वो आपकी ज़रूर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि चापकलन के अंदर यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट है। और उसके अलावा जैसे यहाँ हो गया कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको उनके पैरामीट्रिक इक्वेशन भी याद होने चाहिए। जैसे ये एक एस्ट्रॉयड का इक्वेशन है, ये एस्ट्रॉयड का इक्वेशन है, तो अब सबसे पहले कि एस्ट्रॉयड होता कैसा है वो पता होना चाहिए, या एस्ट्रॉयड के इंट्रिंसिक पैरामीट्रिक इक्वेशन एस्ट्रॉयड के पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं वो पता होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक छोटी छोटी कंसेप्ट है, नॉलेज है। जैसे ये साइक्लॉयड है, ये साइक्लॉयड का ग्राफ होता है, और ये एस्ट्रॉयड का कुछ इस तरह से होता है। इसके ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ से किस तरह से काटते हैं, कहाँ पे इसकी लिमिट्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा सिर्फ ये डेरिवेटिव ऑफ आर्क के फॉर्मूलाज हैं जो हमारे काम आएंगे। तो फ़िलहाल तो आप ये फॉर्मूले पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म के भी और पैरामीट्रिक फॉर्म के भी और जो पोलर फॉर्म है उसके भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।